नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका जो पहला अध्याय है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र उसके 8th लेक्चर में है। इससे पहले लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग कैसे निकालते हैं, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो सिस्टम हमने कैसे बनाया है कि समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश को हम लेते हैं और 2a दूरी पर रखते हैं, तो ये जो सिस्टम है वही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत अगर हम एक रेखा खींच दें तो उसी को निरक्ष कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। अब ये जो निरक्ष हमने बनाया है, इस निरक्ष पर एक बिंदु है ये P। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है। तो अभी हमने जो ये पूरी चीज बोली है उसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसका आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर एक बिंदु P r दूरी पर स्थित है। जब भी हम विद्युत द्विध्रुव से कोई भी दूरी की बात करेंगे तो उसका मतलब है कि हम द्विध्रुव के केंद्र से दूरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की दूरी r हमने डिनोट कर दी है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है, जिसका मतलब है कि केंद्र से प्लस q आवेश की दूरी a और केंद्र से माइनस q आवेश की दूरी भी a है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताइए। अब आइए समझने वाली बात इस डेरिवेशन में क्या है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक पर हम लोग अभी हैं। ये डेरिवेशन या इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने डेरिवेशन पढ़ा है कि अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इन दो में से एक डेरिवेशन का आपके पेपर में आने के चांस 99% हर साल होते हैं और 10 में से 8 बार इन दो में से एक डेरिवेशन आपके पेपर में आता ही आता है। तो इससे आप इस टॉपिक की इंपोर्टेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा होगी सर रेडियली आउटवर्ड। ये हम जानते हैं कि प्लस क्यू से जो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो त्रिज्य बहिर्गामी होगी। त्रिज्य बहिर्गामी मतलब रेडियली आउटवर्ड। ये हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के जब गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज हमने जानी थी। और अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, और अगर आपने फिर भी नहीं देखनी है, आपको यही समझना है, तो याद कर लीजिए कि प्लस आवेश से धनात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र जो है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है और ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश की तरफ होता है, आवेश की तरफ होता है, जिसको हम लोग त्रिज्य अंतर्गामी या रेडियली इनवर्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि द्विध्रुव के समांतर एक रेखा खींच लेता हूं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमने पहले किया था कि मैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का पता कर लेता हूं, माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का पता कर लेता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं तो बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एडिशन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम घटक विधि का इस्तेमाल करते हैं। सर घटक विधि क्या होती है? आइए पहले आपको घटक विधि के बारे में मैं बता देता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और मान लीजिए हमें इसके घटक करने हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू।
तो कैसे करते हैं, इसकी सब जगह जरूरत पड़ती है। मोस्टली आप यूट्यूब पे देखेंगे तो टीचर्स एक बात बताते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो जो थीटा के साथ वाली भुजा है ये हमेशा कोस के साथ लिखी जाती है, मतलब EQ कोस थीटा। और जो थीटा के दूसरी भुजा है, जो एक तो साथ वाली भुजा है इसको हम कोस थीटा लिखते हैं, एक जो दूसरी भुजा है इसको हम घटक, इस वाले घटक को हम EQ साइन थीटा लिखते हैं, जो बिल्कुल सही है। लेकिन इसको लिखते क्यों है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर EQ cos थीटा और वहां पर EQ sin थीटा क्यों लिखा, ये जानना है तो आज आपके ये वीडियो मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है इसकी। आइए जान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको x और इसको y नाम दे दूं तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का, मतलब आधार बटे कर्ण। कर्ण की वैल्यू क्या है EQ, तो x की वैल्यू क्या हुई EQ cos थीटा। यही वैल्यू बताई थी क्या कि बोलते हैं इसको जो थीटा के बिल्कुल बगल वाली भुजा हो उसका जो घटक होता है उस पर कोस थीटा लिख देते हैं, यही लिखा था। जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि समकोण है तो कोस 90 माइनस थीटा। आधार क्या है y और कर्ण क्या है EQ। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, y बाई EQ। तो y की वैल्यू क्या हुई EQ साइन थीटा। यही वैल्यू बताई थी क्या EQ साइन थीटा। ये तो आप याद रख लेना कि जो थीटा के बगल वाली भुजा होती है, एकदम बराबर वाली भुजा होती है, वो कोस वाला घटक होता है, और जो दूसरी भुजा होती है वो साइन वाला घटक होता है। ये घटक आते कैसे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि ये घटक आते कैसे हैं। ठीक है, अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये भुजा A, ये भुजा R, और चूंकि ये मैंने क्या बताया था कि द्विध्रुव के केंद्र से अगर मैं लंबवत कोई रेखा खींचता हूं तो वो निरक्ष है, यानी कि ये 90 डिग्री है, दोनों के लिए 90 है। भुजा कोण भुजा ये दोनों समरूप त्रिभुज है, जब ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, जब ये वाला एंगल थीटा है तो एकांतर कोण से ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इस वाले कोण का एकांतर कोण सेम, इस वाले कोण का एकांतर कोण ये वाला एंगल भी थीटा होगा। होगा या नहीं होगा बताओ, यहां तक कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। ठीक, ठीक है। और एक तो भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण भी थीटा होगा। ये थीटा कौन कौन से हुए हैं ये तो समझ में आ गया है ना भाई। इस वाले, क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो इस वाले एंगल को अगर मैंने थीटा माना तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और इस वाले एंगल का एकांतर कोण ये वाला एंगल थीटा होगा, इस वाले कोण का एकांतर कोण ये वाला एंगल थीटा होगा, और इस वाले थीटा का शीर्षाभिमुख कोण ये एंगल थीटा होगा। ठीक, कोई परेशानी। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली जो भुजा है ये भुजा क्या होगी, ये भुजा होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम ये वाली भुजा भी होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ। ये पूरा डेरिवेशन इस डायग्राम पर ही डिपेंड है। अब ये वाले जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ है माइनस क्यू के कारण। अब मैं इसके जब घटक करूंगा इस माइनस क्यू के, तो जो इसकी बिल्कुल लगी हुई भुजा है इसका घटक होगा E माइनस क्यू कोस थीटा, बिल्कुल बराबर वाली भुजा में। और जो विपरीत भुजा है, ये वाली जो भुजा है जिसपे मैं घटक कर रहा हूं, ये वाली भुजा जिसपे मैं घटक कर रहा हूं, ये आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। सेम जब मैं E प्लस क्यू के लिए घटक बनाऊंगा तो जो बिल्कुल बगल वाली भुजा है ये होगा E प्लस क्यू कोस थीटा, और यहाँ पर होगा ये E माइनस क्यू साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, E माइनस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, Q की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो और साइन थीटा भी है बिल्कुल सेम। जब दो विद्युत क्षेत्र बिल्कुल बराबर विपरीत दिशा में है तो क्या ये जीरो नहीं हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस डायरेक्शन में
E माइनस क्यू कोस थीटा और E प्लस क्यू कोस थीटा को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ये पूरा डायग्राम बहुत जरूरी है। अब डेरिवेशन हम लोग करेंगे। अगर आपको इस डायग्राम में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को वापस शुरू करके यहाँ तक एक बार दोबारा देखिए, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि पूरा डेरिवेशन टेक्निकली खत्म हो गया है, सिर्फ अब आपको वो लिखना है। तो समझना बहुत जरूरी था। अगर आप इस डायग्राम को समझते टाइम पेन कॉपी का यूज कर रहे थे, मतलब अगर आप इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा। और अगर ये समझ में नहीं आया है तो वापस जाइए, इस डायग्राम को दोबारा समझिए, उसके बाद हम आगे का डेरिवेशन करेंगे। पूरा डेरिवेशन हो चुका है, बस अब उसको कॉपी पे उतारना बाकी है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये डायग्राम समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, जैसे कि हमने पहले किया था, प्लस क्यू के कारण आवेश, प्लस क्यू के कारण आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू। क्या है फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर। प्लस क्यू, बिंदु P की दूरी क्या है, आर स्क्वायर क्या है, ये है सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक, आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है, के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? जी सर, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ना किसी भी तरह का। अब एक चीज जो मैंने बताई थी कि E माइनस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा के जो घटक हैं वो आपस में नलीफाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों परिमाण में सेम है और विपरीत दिशा में है। उस चीज को अब हमें लिखना है। क्या लिखते हैं कि E प्लस क्यू एवं E माइनस क्यू के E प्लस क्यू साइन थीटा एवं E माइनस क्यू साइन थीटा वाले घटक समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है क्यों निरस्त हो गए हैं? और E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा वाले घटक एक ही दिशा में होने के कारण जोड़ दिए जाएंगे ताकि हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला E नेट निकाल सके। तो E नेट क्या होगा, E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। भाई दोनों की वैल्यू कोस थीटा
कॉमन आ जाएगा e प्लस क्यू और e माइनस क्यू की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। अंडर रूट क्या होता है 1/2, अंडर रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं 1/2, और ये इसके स्क्वायर है तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, के क्यू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कोस थीटा बाहर ले लिया हमने। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है, ये थीटा है तो यहीं पे अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आधार जो कि ए है बटे कर्ण आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या यही कोस थीटा की वैल्यू है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू है आधार ए, कर्ण की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं के क्यू, दो को इधर ले जाके 2a, ऐसे कोई परेशानी इसमें। और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। क्यों हुई, क्योंकि अंडर रूट का जो मतलब होता है, ये मान लिया अंडर रूट ए है तो इसका मतलब क्या होता है ए की पावर 2 और एक है ए की पावर 1, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 1/2 और 1 ये क्या हो जाएगा 3/2। क्यों लिखा है 3/2 समझ में आ गया है। अब के इसको मैं लिख सकता हूं क्या, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। क्यों, हम जानते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है Q इंटू 2a। ये लिखना जरूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की बात कर रहे हैं, जिस रेफरेंस में R की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है किससे, A से, और हमें पूरे निकाय का निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ना कि किसी आवेश का। तो A को हम नगण्य मान लेते हैं और हम लोग लिखते हैं E नेट की वैल्यू Kp बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 थे, 2 से 2 कट जाता है, ये लिखा जाता है Kp विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें E नेट जो आया है वो है Kp बाई आर क्यूब। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है, अब वो जान लीजिए क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। आघूर्ण की जो दिशा है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। लेकिन अब जो आपके पास विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आई है वो इसके विपरीत है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे है और जो विद्युत क्षेत्र आपने निकाला है उसकी दिशा ऐसे है, मतलब उल्टी है, विपरीत है। जब आप अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे तो दोनों की दिशा बराबर थी, बिल्कुल एक थी। और ये चीज मैंने आपको इसी टाइम के लिए बताई थी, वरना वहां पे वो चीज बताने की जरूरत नहीं थी, ताकि आप रिलेट कर पाए। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से अलग है। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में दिशा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस का निशान लगा देते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र जो बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत है। ठीक है, समझ में आ गया है। तो ये आया है निरक्ष पर स्थित, निरक्ष के लिए है ना, निरक्ष के लिए। और अक्ष के लिए क्या आई थी वैल्यू, अक्ष के लिए वैल्यू आई थी 2kp बाई आर क्यूब, लेकिन उसकी दिशा बिल्कुल वही थी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा थी।
बात समझ में आई। लेकिन निरक्ष के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग माइनस का निशान लगाते हैं। इस पूरे डेरिवेशन में डायग्राम एक बार समझने के बाद जो चीज समझने की है वो यहाँ पर माइनस का निशान क्यों लगाया, ये मैंने जानबूझ के बताया था कि आपको ये जब मैं यहाँ पूछूंगा तभी बताऊंगा, वरना वो चीज डायग्राम में मैं उस वक्त भी बता सकता था। लेकिन डायग्राम में समझने के लिए इतना कुछ है कि आपको जो मैंने बताने की कोशिश की आप वो ही समझ लो तो वो भी बहुत है मेरे लिए। समझ रहे हैं ना बात? तो समझ में आ गई ये बात? आजा भाई आजा आजा आजा, जी हाँ जी हाँ, ठीक है। पूरा डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ये मैंने बना दिया है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है, लेकिन जो हमने P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनाया है, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, उसकी दिशा इससे विपरीत है, जिसके कारण हमने बाद में माइनस का निशान लगा दिया है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है किस तरह से कंपोनेंट घटक जो बांटते हैं वो कैसे बांटते हैं, घटक निकालने का क्या तरीका होता है, ये आज आप सीख गए होंगे। बिल्कुल थीटा के जो बगल वाली जो भुजा होती है इस पर कोस वाला घटक आता है, दूसरे वाली भुजा पर साइन वाला घटक आता है, लेकिन आता कैसे है वो आज मैंने समझाने की कोशिश बिल्कुल अपनी तरफ से की है। उसके बाद सिंपल है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए, माइनस क्यू के कारण निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए और चैनल से जुड़ी सभी अपडेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।